जैसे ही अनिका को नक्श का मैसेज मिला वैसे ही उसने उस मैसेज को खोला। हालांकि उस मैसेज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जितना भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद अनिका को और भी ज्यादा बेहतर फील हो रहा था। दूसरी तरफ जब नक्श होटल प्राइम स्टार पहुंचा तो कार्तिक ने पहले से ही लंच का इंतजाम कर के रखा था। पूरी टेबल खाने की डिशेस से भरी हुई थी। नक्श आओ इधर बैठो, कार्तिक ने नक्श को मैं चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद नक्श के पास वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बाद कार्तिक ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान भी थी और साथ ही साथ वो ये सोचने लगा कि भैया अब कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। कार्तिक ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और नक्श को देखने लगा। कार्तिक का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था और नक्श को लगने लगा था कि उसका शक सही होने वाला है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद कार्तिक ने उस बॉक्स को नक्श की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथों में जाए जिसकी यह है। कार्तिक, तुम मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा तोहफा दे चुके हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये बोलते हुए नक्श ने उस बॉक्स को वापस से कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को वापस से नक्श की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसलिए स्पेशली इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही कार्तिक के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही कार्तिक का फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। नक्श ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें एडवांस में थैंक यू। कार्तिक के वहाँ से जाने के बाद नक्श की नजर उस छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। पता नहीं कार्तिक को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श का ध्यान टेबल की तरफ गया जो पूरी तरह से जायकेदार डिशेस से भरी हुई थी। फिर क्या था, नक्श अकेले ही खाना खाने लगा। चूंकि आज के सारे काम नक्श निपटा चुका था, इसलिए उसे वापस कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद नक्श अपनी हवाई पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद नक्श ने शावर लिया और उसके बाद ही उसने कार्तिक के गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। जैसे ही नक्श ने उस बॉक्स को खोला वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर नक्श का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स के बीच में काले रंग की पिल जैसा एक मार्बल था, जैसे मानो वो कोई चॉकलेट बीन हो और वो खुशबू उसी में से आ रही थी। अचानक से नक्श को याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसका शरीर बहुत ही कमजोर है। ये सोचते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है? क्या इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल की तरह दिख रहा है, जैसे टीवी में दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कार्तिक को उल्लू बनाया हो? क्या ये शिलाजीत है? नक्श के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। इसी के साथ नक्श को ये भी याद आया कि कार्तिक ने
उससे कहा था कि उसने इस गिफ्ट को 4 सालों तक प्रिजर्व करके रखा है। अब ये गिफ्ट तो दवाई निकली, तो कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है। नक्श में मन में इस दवाई को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया था और इस दवाई को लेने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। वैसे नक्श इस दवाई को लेकर करेगा भी क्या? अनिका तो उसे हाथ तक लगाने नहीं देती है, तो जिस तरह से ये दवाई कार्तिक के किसी काम की नहीं, उसी तरह से ये दवाई नक्श के भी किसी काम की नहीं थी। ये हमारी थियरी है, क्योंकि हम इस दवाई को शिलाजीत समझ रहे हैं, लेकिन क्या पता ये दवाई शिलाजीत ना हो। अंत में नक्श ने ये डिसाइड किया कि वो कार्तिक को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। ऊपर से उस दवाई की स्मेल से नक्श काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। नक्श ने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पिल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। नक्श एकाएक चौंक गया, उसे डर भी लग रहा था और साथ ही अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये पिल क्यों ली। हालांकि कार्तिक उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नक्श को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली, लेकिन कहीं अब नक्श मर तो नहीं जाएगा। अभी नक्श इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे उल्टी करके उस पिल को बाहर निकाल देना चाहिए कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। जब नक्श की आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अभी नक्श ने आंख खोली ही थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। जब नक्श जमीन से उठा तब उसे पता चला कि बदबू तो उसके ही शरीर से आ रही है। इस समय नक्श का शरीर एक अजीब पीली चिपकू लिक्विड से भरा हुआ था। उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। नक्श काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। ओह गॉड, ये क्या है? नक्श के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर नक्श बाथरूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद नक्श ने घर की सफाई की। बेहोश होने का बाद जिस जगह पर नक्श गिरा उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में नक्श को और आधा घंटा लगा। किसी ने कार्तिक को बेवकूफ बनाया है। ताकत वाकत छोड़ो, इस दवाई ने तो मुझे और दर्द दिया है, ऊपर से साली यह बदबू। मुझे तो अभी यह भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स हैं। कमरा साफ करते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। जैसे ही कमरे की सफाई हुई वैसे ही अनिका और चित्रा घर आ गए। नक्श, क्या तुमने खाया बनाया? शॉपिंग का सारा सामान सोफे पर रखते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखकर कहा, जो अभी चित्रा के हाथ से सामान लेने में मदद कर रहा था। नक्श 2 से 3 बार खांसा और अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, वो दरअसल मुझे कोई काम था, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाया। क्यों ना हम बाहर खाना खाने चले? पहले तो ऐसे बहाने कभी सुनने को नहीं मिलते थे। रोज घर पे रहते हो, काम कुछ है नहीं करने को, लेकिन आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे हैं। यह बोलते हुए चित्रा ने नक्श को देखा और उसके चेहरे पर फेक स्माइल आ गई। अनिका को भी नक्श की बात कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि उसे भी लगा कि उसकी माँ एकदम सही कह रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नक्श का बदला रूप देखकर अनिका नक्श के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। इसलिए अनिका ने कहा, कोइंसिडेंटली मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि हमें बाहर खाना खाने चलना चाहिए, तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब डिनर करने बाहर जा रहे हैं। ये बोलते हुए अनिका ने चुपके से नक्श के टी-शर्ट को खींचा और उसे इशारा किया कि उसे कमरे में चलना चाहिए।
अनिका की इस हरकत से नक्श को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने अनिका का सारा सामान उठाया और उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चलता बना। नक्श, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है ना? तुम हमेशा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल हो क्या गया है? आलस मत किया करो, वरना खाना नहीं बना पाओगे, और रोज रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अनिका एक एक करके उन नए कपड़ों को बाहर निकाल रही थी जो उसने आज खरीदे थे, और नक्श उन कपड़ों को अलमारी में सेट कर रहा था। अनिका की बात सुनकर नक्श की भौहें ऊपर की ओर उठी, लेकिन नक्श ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। जब अनिका ने देखा कि नक्श काफी ओबीडियंटली बिहेव कर रहा है, तो उसके बाद से उसने उस टॉपिक पर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक नया टॉपिक छेड़ते हुए बोली, परसों दादी का बर्थडे है, याद रखना कि तुम्हें अगले 2 दिन के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। सस्ता सामान नहीं देना है नक्श, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एम्बैरस होना पड़ेगा। जब नक्श ने ये सुना तो उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन बाद कल्याणी के साथ साथ उसका भी बर्थडे है। अब अनिका हो या फिर कोई और, किसी को भी नक्श का बर्थडे याद नहीं है। ये सब देखकर नक्श को कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। हालांकि इन 2 सालों में जब भी कल्याणी ने अपने बर्थडे की पार्टी दी, तो नक्श अपने दिल को यही तसल्ली दिया करता था कि वो अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। केक कल्याणी कट करती थी, लेकिन नक्श मन ही मन खुश हो जाता था। जब नक्श ने देखा कि अनिका उसे ही घूर रही है, तो तुरंत ही वो अपने सेंसेस में लौटा और सर हिलाते हुए बोला, हाँ, परेशान मत हो, मुझे याद है, मैं रैंडमली कुछ नहीं खरीदूंगा। अनिका नक्श से भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन को लेकर बात करना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी दादी ने उसे आगे से कॉल किया था और उनकी हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन अनिका ने अंत में इस टॉपिक को बाहर निकालना जरूरी नहीं समझा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एंगल से नक्श को ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से उसके पर डिपेंडेंट हैं। रंगरेज रेस्टोरेंट, कल्याणी के जन्मदिन वाला दिन। नक्श, अनिका, चित्रा सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सभी को कल्याणी के लिए तोहफे लेने थे। अनिका और चित्रा तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नक्श अभी तक नहीं आया था और अनिका उसी का इंतजार कर रही थी। अनिका और चित्रा दोनों साथ में बैठे थे। अनिका जितना नक्श के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसे टेंशन हो रही थी। पिछले 2 दिनों में अनिका ने नक्श से कई बार पूछा कि वो कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट सोच के बैठा है, क्या देने का सोच रहा है, लेकिन नक्श ने अनिका को कुछ भी नहीं बताया और अनिका से भी सीक्रेट रखा। हालांकि नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो जो भी गिफ्ट देगा वो छेड़ते होगा, लेकिन उसके बाद भी अनिका के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। जिस लकड़ी के बॉक्स में आम आते हैं, उस बॉक्स में भला नक्श कल्याणी को कौन सा गिफ्ट देने वाला है? कहीं नक्श आम ही तो नहीं दे रहा है? हा, ये वो गिफ्ट है जिसके लिए उसने कहा था कि इस बार इंसल्ट फील नहीं होगा। लग तो ऐसा रहा है जैसे उसने पहले से ही मुझे एम्बैरस करने का सोच रखा है। गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अनिका ने सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नक्श ने उसे बताया भी नहीं था कि वो क्या दे रहा है, और अब आम वाले लकड़ी के डब्बे को हाथ में लेकर वो इस ग्रैंड पार्टी में पहुंच गया था।